गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं क्लास 7th में अध्याय 4 पाठ 4 सोशल साइंस सब्जेक्ट में, है ना। ये नागरिक शास्त्र में आता है। इसमें लिखा है हमारा संविधान, पाठ का नाम है। तो इसके फर्स्ट वीडियो में हम जान चुके हैं कि संविधान क्या है, संविधान सभा में कौन कौन से अध्यक्ष थे और कौन कौन से सदस्य थे, है ना। तो संविधान क्या होता है हमने बता दिया था आपको। किसी भी देश के शासन के संचालन हेतु संकलित एवं निर्मित नियमों एवं कानूनों को संविधान कहते हैं ना। यानी किसी भी देश को चलाने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं, जो संकलित और जो सुव्यवस्थित नियम बनाए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, संविधान कहते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं इसके आगे। आज हम पढ़ते हैं अपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रीय लक्ष्यों और उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है, जिसके मुख्य बिंदु निम्न है ना। तो जो भारतीय संविधान है उसकी प्रस्तावना में राष्ट्रीय लक्ष्य और उद्देश्य का उल्लेख किया गया है। किसमें कौन कौन से राष्ट्रीय लक्ष्य होंगे, किस किस उद्देश्य से संविधान तैयार किया गया है ना। तो इनके बारे में बताया गया है। इसके मुख्य बिंदु निम्न प्रकार है। इसमें पहला बिंदु आता है हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग में क्या लिखा गया है कि हमारे संविधान की शक्ति जनता में निहित है। यह जनता की सहभागिता, इच्छा और निर्णय से निर्मित हुआ है। तो पहले क्या लिखा गया है हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कि हम भारत के लोग, यानी हमारा जो संविधान है, संविधान की शक्ति है वो क्या है, जनता है, जनता में निहित है भाई। यह क्या है, जनता की जनभागिता, सहभागिता, यानी उनके सहयोग से, उनकी इच्छा से और उनके निर्णय से निर्मित हुआ है। दूसरा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। यह शक्तियों से संपन्न एवं सर्वोच्च है। किसी अन्य बाहरी शक्ति का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। संविधान में दूसरा उद्देश्य क्या है कि हमारा जो भारत है वह एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है ना। जो भारत जो है हमारा वह एक स्वतंत्र राष्ट्र है। इसमें यह सभी शक्तियों से संपन्न है और सर्वोच्च है, यानी सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। इसमें किसी अन्य शक्ति का कोई नियंत्रण नहीं है, यानी इसमें कोई भी बाहरी शक्ति का प्रवेश नहीं हो सकता है। ठीक है। तीसरा आता है समाजवादी। तो समाजवादी में क्या लिखा गया है कि भारतीय संविधान समाज के आदर्श को स्वीकार करता है। आर्थिक सामाजिक असमानता को दूर करने हेतु राष्ट्र संकल्पित है। तो इसमें क्या बताया कि समाजवादी को बताया गया है कि हमारा जो संविधान है वो समाजवाद के आदर्श को स्वीकार करता है। भारतीय संविधान समाजवाद के आदर्श को स्वीकार करता है। ये आर्थिक सामाजिक और असमानता को दूर करता है ना। ये जो हमारा संविधान बनाया गया है इसमें किसी भी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक असमानता को नहीं लिया गया है। इन सबको दूर करने के लिए संकल्पित किया गया है। फिर आता है पंथ निरपेक्ष। तो देश के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता है। किसी भी धर्म के लिए राज्य पक्षपातपूर्ण कार्य नहीं कर सकता है और ना ही हस्तक्षेप करेगा। सभी धर्म के नागरिकों को बिना भेदभाव के शासकीय सेवाओं का अवसर प्राप्त होगा। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ किसी भी धर्म को लेकर कोई निरपेक्षता नहीं है कि यानी सामने वाला क्या धर्म मान रहा है तो उस पर रोक लगाया जाए। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। जो हमारा देश है वो धर्मनिरपेक्ष है। इसमें सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। धर्म किसी भी राज्य का हो, उसमें कोई पक्षपातपूर्ण नहीं हो सकती है और ना ही कोई करेगा, ना ही उसमें किसी प्रकार की कोई हस्तक्षेप करेगा, है ना। तो सभी धर्म के नागरिकों को बिना भेदभाव के शासकीय मीन्स क्या हो गया, सरकारी सेवाओं में अवसर प्राप्त होते हैं। और ये होता है, हमारे यहाँ होता है ना। किसी भी ऐसा नहीं कि अब ये किसी अलग कास्ट का है तो इसे ये वाली नौकरी नहीं मिलेगी या इसको इसका फॉर्म भरने के लिए नहीं मिलेगा। समझ में आया। तो हमारा जो संविधान है वो उसमें क्या कौन सा उद्देश्य लिया गया है, पंथ निरपेक्ष। अब आता है लोकतंत्रात्मक। तो भारत में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की लोकतांत्रिक सरकार स्थापित है। जो भारत में लोकतंत्रात्मक है वो जनता के द्वारा ही निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा बनाया गया है ना। जो जनता ही वोट डालती है और जनता ही अपने प्रतिनिधि को चुनती है। प्रतिनिधियों का चुनाव वयस्क मताधिकारी पर होता है। जो प्रतिनिधियों का चुनाव होता है वो किसके अधिकार पर होता है, वयस्क, यानी 18 की जो उम्र क्रॉस कर लेते हैं उन्हीं को मतदान देने का अधिकार होता है। नागरिकों के मताधिकार की आयु क्या होती है, 18 वर्ष तय की गई है। बिना किसी भेदभाव के देश के समस्त नागरिकों को मत देने तथा अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। तो ये देखिए हमने बता दिया आपको कि जो नागरिकों का मताधिकार है वो आयु क्या है, 18 वर्ष है। और इसमें बिना किसी भेदभाव के ही हम अपने अच्छे शासक को चुन सकते हैं, अच्छे प्रतिनिधि को चुन सकते हैं। ठीक है। अगला आता है गणराज्य। तो भारत में संविधान द्वारा गणराज्य की स्थापना की गई। राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति का पद वंशानुगत ना होकर निर्वाचित होता है, अतः भारत क्या है, गणराज्य। तो भारत का जो संविधान है वो किसके द्वारा स्थापना की गई है, गणराज्य द्वारा स्थापित की गई है। राष्ट्र में कौन होता है, राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति का पद जो वंशानुगत से ना होकर क्या होता है, निर्वाचित होता है, यानी
ये नहीं कि एक जो राष्ट्रपति बन गया वो बना ही रहता है, इनका भी निर्वाचन होता है और उसके द्वारा ही हमारे यहाँ राष्ट्रपति बनाए जाते हैं। अतः भारत क्या है, गणराज्य है। फिर देखिए सामाजिक न्याय, तो भारत में धर्म, जाति, लिंग, वर्ग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। हमारे यहाँ सामाजिक न्याय भी है जो हमारे संविधान में है, वो सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसमें किसी भी धर्म, जाति या लिंग के आधार पर व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। अगला देखिए आर्थिक न्याय, भारत में समस्त नागरिकों को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त है। आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के आर्थिक विकास के लिए सरकार कार्य करती रहेगी। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के एवं क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रोजगार गारंटी योजना इसी ओर एक बढ़ाया गया कदम है। तो जो भारत है में है आर्थिक न्याय, यानी ये नहीं कि बड़े लोगों को ही आगे लेके चलना है। हमारे यहाँ आर्थिक न्याय का मतलब है कि छोटे लोगों को भी बराबरी के साथ लेके चलना है, उनको भी रोज़गार दिलवाना है जिसमें से वो उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी रहे, है ना, वो अपने खाने के लिए दोनों टाइम कुछ कमा सकें। इसके लिए क्या किया गया है, सरकार ने बहुत सारी योजनाएँ चलाई हैं। और सबसे बड़ी बात तो ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी योजना चलती है, रोजगार गारंटी योजना, जिसमें लोगों को क्या मिलता है, 100 दिन का काम मिलता है। तो यही क्या है हमारे यहाँ आर्थिक न्याय, जो हमारे संविधान को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। आगे देखते हैं राजनीतिक न्याय, तो भारत में लोकतंत्र व्यवस्था है। सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के अपने विचार प्रकट करने, मत देने व निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है। राजनीतिक न्याय का मतलब क्या है कि भारत में लोकतंत्र यानी जनता का ही शासन है, जनता की ही पूरी व्यवस्था है, लोगों के द्वारा ही लोकतंत्र शासन की व्यवस्था चलाई जाती है। तो सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव को अपने विचार प्रकट करने की, यानी सभी जो हम नागरिक हैं हमें बिना किसी भेदभाव के अपने विचार प्रकट करने का, मत देने का, निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अगला देखिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। तो हमारे देश में क्या है, हम कोई भी हमारा जो विचार अच्छा है हम बोल सकते हैं, किसी पर भी विश्वास कर सकते हैं, जिस पर हम पूर्ण विश्वास कर सकें, किसी भी धर्म को मान सकते हैं और किसी भगवान की उपासना कर सकते हैं। देश के समस्त नागरिकों को अपने धार्मिक, राजनीतिक विचार रखने और उन्हें प्रकट करने की स्वतंत्रता है। सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने, विचार रखने और अपने तरीके से उपासना करने की पूरी स्वतंत्रता है। इस संबंध में राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा, है ना। तो हमने ये बता ही दिया कि हम अपने धर्म को किसी भी तरीके से मान सकते हैं, कैसे भी उसमें अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं, कोई भी हमें रोकने वाला नहीं है। अगला देखते हैं प्रतिष्ठा के अवसर की समता। तो प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है, मान प्रतिष्ठा, यानी बराबर शिक्षा प्राप्त करना, लोगों के साथ बराबर व्यवहार करना। वो समस्त नागरिकों को शिक्षा प्राप्त करने योग्यता के अनुसार शासकीय सेवाओं में चयन हेतु समता के अधिकार पर अवसर उपलब्ध होंगे। कानूनों के समक्ष देश के समस्त नागरिक समान होंगे। छुआछूत के भेदभाव को संवैधानिक प्रावधान द्वारा समाप्त किया जाएगा। तो हमारे संविधान में ही जब संविधान का तैयार किया गया है उसकी प्रस्तावना में ये सब पूरे मुख्य उद्देश्य थे और ये मुख्य बिंदु थे, जिनमें से एक मुख्य बिंदु क्या था, प्रतिष्ठा के अवसर प्राप्त करना, कि सभी लोगों को समान शिक्षा मिले और जो जिस योग्यता के अनुसार है उसे उस प्रकार की सेवा में, उस प्रकार का शासकीय सेवा में चयन हो उसका, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि यदि कोई छोटी जाति का है तो उसे ये नौकरी नहीं मिलेगी, या कोई बड़ी जाति का है तो उसको ये नौकरी मिलेगी, है ना। प्रतिष्ठा के अवसर की समता प्राप्त है हमें। अगला देखते हैं व्यक्ति की गरिमा। तो देश के समस्त नागरिकों को अपना सर्वांगीण एवं व्यक्तिगत विकास के अवसर प्राप्त हैं। हमारे देश में व्यक्ति की गरिमा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर इंसान को अपनी अपनी गरिमा प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति किसी का अपमान नहीं कर सकता है ना। हमारे जो देश में है समस्त नागरिकों को सर्वांगीण एवं व्यक्तिगत विकास के अवसर प्राप्त हैं। राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो भारत एक संघ राज्य है। संविधान के अनुसार कोई भी राज्य भारत संघ से अलग नहीं हो सकता। नागरिकों को भारत संघ की एकहरी नागरिकता प्राप्त है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा हेतु विघटनकारी शक्तियों को समाप्त करने हेतु संविधान पूर्णतः सक्षम है। तो जो हमारा देश है वो क्या है, राष्ट्र की एकता और अखंडता है को बनाए रखने वाला देश है हमारा जो देश राष्ट्र है। तो भारत क्या है, एक संघ राज्य है। संविधान के अनुसार, संविधान में ये बिंदु लिया गया है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता, संविधान के अनुसार कोई भी राज्य भारत संघ से अलग नहीं है। तो कोई भी राज्य क्या है, हमारे भारत संघ से अलग नहीं है। नागरिकों को भारत संघ की एकहरी
जो नागरिक हैं उनको भारत संघ की एकहरी नागरिकता यानी एक नागरिकता भारतीय नागरिकता उन्हें प्राप्त है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा हेतु विघटनकारी शक्तियों को समाप्त करने हेतु संविधान पूर्णतः सक्षम है। अगला आता है बंधुत्व। तो राष्ट्रीय एकता, अखंडता और विकास हेतु बंधुत्व आवश्यक है। सभी जाति, धर्मों, भाषाओं, राज्य एवं वर्गों के बीच भाईचारा बढ़ाने हेतु राज्य प्रतिबद्ध है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना विकास का प्रेरणा स्रोत एवं सर्वोच्च आदर्शों का दस्तावेज है। तो इसमें बंधुत्व मीन्स भाईचारा, दोस्ती, है ना। हमें सब अपने जितने भारतीय हैं सबको एक दूसरे से भाईचारा बना के रखना है, मित्रता बना के रखना है। तो ये हमारे संविधान में लास्ट बिंदु था बंधुत्व, कि हमें अपनी राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए आपस में भाईचारा बनाना आवश्यक है। सभी जाति, धर्म, भाषा एवं राज्यों के बीच में क्या होना चाहिए, भाईचारा रहना चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विकास प्रेरणा स्रोत एवं आदर्शों का दस्तावेज है। किसके अनुसार, बंधुत्व के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ हम समझाए क्या, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। अब आपको अगले वीडियो में समझाया जाएगा भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो यहाँ तक आपको पढ़ना है और समझना है। धन्यवाद।